मैंने चावल खाना छोड़ दिया था, रोटी खाना छोड़ दिया था। अगर मुझे भूख भी लगती थी ज़्यादा तो एक कटोरी दाल में सिर्फ एक छोटा चम्मच चावल डालती थी मैं, और चिकन, अंडा, प्रोटीन जितना इंटेक हो सके मुझे वो सब करती थी। सैलेड मैंने भर भर के खाया है, और जितना हो सके ऑयलीनेस को कम किया है। मीठा तो एकदम कट डाउन कर दिया था मैं, मुझे मीठा इतना पसंद है लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया मीठा। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और हमारे साथ है मिस यूनिवर्स रिया तिर्की। अभी हाल में एक कंपटीशन हुआ था जयपुर में, नेशनल लेवल कंपटीशन था और इसमें टॉप 7 में इन्होंने अपनी जगह बनाई। मिस यूनिवर्स झारखंड रिया तिर्की हमारे साथ, सीधे इनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। झारखंड के युवाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए एक तरीके से आप प्रेरणा बन चुकी हैं। आपकी प्रेरणा कौन है फिर? देखिए, जब मैं झारखंड के बारे में बात करूं तो इनफैक्ट हमारा एक ऐसा सेक्शन था कंपटीशन में जिसमें हमें अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना था। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन अपने बारे में शेयर किया, लेकिन ऐसे दो इंसान हैं जो मेरे बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत बने। सबसे पहले तो मैं द्रौपदी मुर्मू मैम का नाम लेना चाहूंगी। वो हमारे प्रेसिडेंट हैं और पहली ट्राइबल लेडी हैं जो इतने बड़े पोजीशन में बैठी हैं, तो वो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा की स्रोत हैं। और दूसरा नाम जो मैंने लिया था कंपटीशन के दौरान वो है सलीमा टेटे मैम, क्योंकि उन्होंने भी झारखंड को बहुत अच्छे स्तर पर रिप्रेजेंट किया। अभी इंडियन वुमेन हॉकी टीम की वो कैप्टन भी हैं। तो आई थिंक ये दोनों लेडी ने मुझे इतना मोटिवेट किया है लाइफ में, उनकी स्टोरीज को देख के मैं इतना मोटिवेट हुई हूँ। तो आई थिंक वो दोनों मेरी प्रेरणा की स्रोत है फॉर श्योर। एक ट्राइबल होने के बाद एक मॉडलिंग का करियर देखना, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? बचपन से ही सोच लिया था कि मुझे ब्यूटी पैजेंट्स या फिर मॉडलिंग इंडस्ट्री में आना है। और मेरी माता पिता को जब मैंने सबसे पहले शेयर किया था कि मुझे इस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ हासिल करना है, तो मेरी मम्मी पापा ने कभी मुझे मना नहीं किया, स्टार्टिंग से सपोर्ट किया। और सबसे पहले आई थिंक 2015 में मैंने ऑडिशन दिया था मिस यूनिवर्स इंडिया का ही। हैदराबाद से मैंने ऑडिशन दिया था, वहां से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। इनफैक्ट एक होता है ना, एक ऐसा फेज होता है जहां हमें लगता है कि शायद मुझे ये चीज ट्राई करनी चाहिए। तो आई थिंक वो रहा था। आई थिंक 3rd स्टैंडर्ड में जब मैं थी उस टाइम मैंने लारा दत्ता मैम के बारे में पढ़ा था अपने जीके बुक में। तो जीके बुक में 10 ऐसे नामचीन लोगों के बारे में दिया हुआ था जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ हासिल किया है। उसमें सारे 8 लोग तो सिर्फ मेल ही थे, लेकिन सिर्फ उसमें से 2 ऐसी औरतें थी जिनका नाम वहां मेंशन किया था, जिसमें एक लारा दत्ता मैम का नाम था। तो वहां से मुझे लगा कि ये मैम ने जरूर कुछ किया है अपनी लाइफ में, जिनके थ्रू इनको 8 ऐसे लोगों के बीच में जगह दिया गया है जो कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारी। तो कहीं ना कहीं वहां से मुझे सबसे बड़ा मोटिवेशन मिला कि मुझे भी ब्यूटी पैजेंट्स में जाना है। और धीरे धीरे जब मैंने एक्सप्लोर किया तब मुझे पता लगा कि झारखंड से ऐसी लड़कियां आती नहीं है, बहुत कम लड़कियां हैं जो हमारे झारखंड से गई हुई हैं। तब मुझे लगता है मेरा मोटिवेशन और स्ट्रांग हो गया कि नहीं, मुझे करना है तो यही करना है। तो इनफैक्ट झारखंड का भी बहुत सपोर्ट रहा, मेरी मम्मी पापा का भी बहुत सपोर्ट रहा, जिसके कारण आज यहाँ पे हूँ मैं। आपने बताया कि किस तरीके से, मतलब आपने बचपन से ही सोच लिया था कि इसी चीज में आना है। जब ये चीज परिवार वालों को बताया तो परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? उन लोगों का कैसा सपोर्ट मिला? ये चीज मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। जब मैं 2016 में मेरा 2nd ऑडिशन था, मेरे पापा ही मुझे हमेशा ऑडिशन में लेके गए थे। तो 2016 में मेरा जब ऑडिशन था उसमें पापा ने देखा कि लड़कियां फिटनेस के ऊपर बहुत काम करती हैं। ठीक है, फिटनेस के ऊपर बहुत काम करती है। बहुत सारी लड़कियां आई हुई थी ऑडिशन के लिए, 200 से 300 लड़कियां आई थी। तो पापा ने नोटिस किया कि लड़कियों का फिटनेस ज्यादा है। उस टाइम मेरा फिटनेस नहीं था। मैं आई थिंक उस टाइम 19 की एज की होंगी और मेरा फेस भी बहुत चबी चबी था, थोड़ा बॉडी भी चबी था। तो पापा मुझे बोले, देखो दूसरी लड़कियां फिटनेस के लिए इतना काम करती है, वो लोग वेट लूज करती है, तो तुमको भी फिटनेस की तरफ आना चाहिए करके। तो मेरे को लगता है कि पापा का वो सबसे बड़ा एक स्टेप था जिसके थ्रू उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। सेकेंड ऑफ ऑल, जब 2017 में मैं फिर से जब ऑडिशन के लिए गई थी तो मैंने एक ड्रेस लिया था जो कि मेरे घुटने से बहुत नीचे था। और मेरी मम्मी ने ये चीज पहले ऑब्जर्व किया था कि ब्यूटी पैजेंट्स में जब लड़कियां आती है तो छोटे छोटे कपड़े पहन के आती हैं। तो स्पेसिफिकली ऑडिशन के एक दिन पहले मम्मी ने मेरे से पूछा कि मुझे दिखाओ कि कौन सा कपड़ा तुम पहन रही हो। मैंने दिखाया, मम्मी देखो ये कपड़ा है। मम्मी ने बोला कि इसको मैं छोटा कर देती हूँ। तो मम्मी ने वो ड्रेस को कट करके सिल दिया और उसको छोटा बना दिया ताकि मैं और लड़कियों के साथ इक्वली खड़ी हो पाऊँ। तो आप समझ सकती हैं कि मेरे पापा और मम्मी का कितना सपोर्ट रहा है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। किस तरीके से, मतलब जो और लड़कियां हैं ट्राइबल बैकग्राउंड में और आगे अगर आपके जैसे कुछ करना चाहती है तो उन लोगों को क्या बोलिएगा?
देखिए, हम कोई भी क्षेत्र में जाते हैं तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है कि हम खुद ही सबसे बड़ा दिक्कत होते हैं। हमें लगता है कि हम अंदर ही अंदर बहुत चीजें सोच लेते हैं कि हम मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरा कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है, मेरा हाइट अच्छा नहीं है, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ। ये सारी चीजें, बहुत सारा लड़कियों के अंदर सेल्फ डाउट आता है। तो अगर कोई भी आदिवासी लड़कियां हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहती है तो सबसे पहले मैं बोलूंगी कि खुद के ऊपर संदेह करना छोड़ दें। आप इस इंडस्ट्री में आके तो देखिए, आप एक बार ट्राई करके तो देखिए, आपको खुद पता लगेगा कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप में कमी है जिसमें आपको काम करना है। तो मुझे लगता है कि आप पहले ट्राई तो करिए, एक स्टेप तो लीजिए, फिर आपको अपने बारे में पता लगेगा, इस इंडस्ट्री के बारे में पता लगेगा। और ये इंडस्ट्री कभी भेदभाव नहीं की है, ये मैं बोलूंगी कि भेदभाव नहीं की है। अगर आप में टैलेंट है, आप में हुनर है, तो आप कोई भी क्षेत्र में जाए, आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। ये जो मॉडलिंग का कंपटीशन होता है, ये क्राइटेरिया क्या होता है, किस बेसिस पे ये मतलब एक ब्यूटी का मतलब एक दिया जाता है? क्या मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड, मतलब क्या बहुत खूबसूरत लड़कियां ही मतलब इस चीज पे जा सकती हैं या क्या? देखिए, इसमें अधिकतर खूबसूरती की बात तो नहीं है, लेकिन टैलेंट और आपका चरित्र ज्यादा मैटर करता है। इसका क्राइटेरिया, जैसे कि अभी मैं मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट के बारे में बात करूं तो इसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, कितनी भी एज की लड़कियां आ सकती हैं, 18 साल और 18 साल से ऊपर की लड़कियां। फिर उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया है कि आप में आपका कोई भी जेंडर, जैसे कि आप बॉर्न फीमेल हो तो आप फिर भी compete कर सकते हो, अगर आप ट्रांसजेंडर हो फिर भी compete कर सकते हो, अगर आप शादीशुदा हो या डिवोर्स्ड हो आप फिर भी compete कर सकते हो। तो आप देखिए, इतना ज्यादा लिबर्टी दिया गया है हमें इस कंपटीशन में आने के लिए। सेकेंड ऑफ ऑल, जैसे आपने पूछा कि खूबसूरती के बेसिस में दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि देखिए, खूबसूरत होना हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन अपने आप को अंदर से खूबसूरत बनाना वो हमारे हाथ में है। तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आपका मोटिवेशन क्या है जिसके थ्रू आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो, किस तरह से आपका गोल्स क्या है, आप जिंदगी में आगे चल के क्या करना चाहते हो अपने लिए या फिर सोसाइटी के लिए। तो हर एक तौर पे एक लड़की को नापा जाता है। फिर उसके बाद सबसे डिजर्विंग लड़की को इस कॉन्टेस्ट में क्राउन दिया जाता है। कितना कठिन रहा ये कंपटीशन आपके लिए, मतलब क्या कुछ खास रहा? देखिए, कठिन तो रहा था और खास भी रहा था, मैं तो दोनों चीजें बोलूंगी। डिफिकल्टी ये रहती है कि जब हम इतनी सारी लड़कियों के साथ compete करते हैं तो कहीं ना कहीं हम मेंटली भी थोड़ा लगने लगता है कि शायद यार वो लड़की ज्यादा अच्छी है, मैं अच्छी नहीं हूँ। तो वो जो कंपैरिजन जब हम अपने आप को करते हैं किसी और के साथ और खुद को मोटिवेट करना थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन, वो सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि देखिए, आप सोच सकते हैं कॉम्पिटिशन में अभी 48 लड़कियां थी, 48 अलग अलग जगहों से लड़कियां आई हुई थी, उनका अलग अलग कहानी होता है, अलग अलग नेचर होता है। तो मेरे को लगता है कि सारी लड़कियों के साथ घुलना मिलना, उनके साथ एंजॉय करना, हर एक लोगों का स्टोरी जानना, वो किस तरह से सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हैं। जैसे कि मैंने सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताया कि किस तरह से सिंपल जीविका के द्वारा हम एनवायरमेंटल चेंजेस जो हमारे कंट्री में और नेशन में हो रहे हैं उस चीज को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, वो मेरा मेन मकसद था वहां पे। तो कोई लड़की डॉक्टर हैं जो कि मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस के बारे में बात करती है, कोई लड़कियां हैं जो कि सोशल एनिमल वेलफेयर के बारे में बात करती है। तो आप सोच रहे कि कितना सारा पर्पस होता है जिसके थ्रू हम वहां खड़ी होती हैं। तो मेरे को लगता है हर एक लोगों का, हर एक लड़कियों का स्टोरीज जानना, उनका नेचर जानना, उनके स्टेट के बारे में जानना, वो सबसे बेस्ट मोमेंट था मेरे लिए कॉम्पिटिशन। खुद को फिट रखना इस कंपटीशन के लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। क्या आपका क्या मतलब फिटनेस का क्या राज है, क्या डाइट प्लान मतलब फॉलो कर रही थी? देखिए, कंपटीशन में आने से पहले पिछले साल नवंबर से मैंने जिम स्टार्ट किया था, क्योंकि इसमें जब मिस यूनिवर्स इंडिया कंपटीशन के बारे में बात करते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट राउंड होता है जो कि बिकिनी और स्विमसूट राउंड होता है, उसमें आपका फिटनेस देखा जाता है। तो मेरा पहले से माइंड क्लियर था कि मैं अगर स्विमसूट राउंड में आऊंगी तो मेरा बॉडी सबसे फिट होना चाहिए वहां पे, जितनी भी 48 कंटेस्टेंट 50 कंटेस्टेंट जो भी है सबसे फिट मेरा होना चाहिए। तो लास्ट ईयर नवंबर से मैंने जिम स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने 8 to 7 kgs अपना वेट लूज किया। मैंने चावल खाना छोड़ दिया था, रोटी खाना छोड़ दिया था। अगर मुझे भूख भी लगती थी ज्यादा तो 1 कटोरी दाल में सिर्फ 1 छोटा चम्मच चावल डालती थी मैं, और चिकन, अंडा, प्रोटीन जितना इंटेक हो सके मुझे वो सब करती थी। सैलेड मैंने भर भर के खाया है और जितना हो सके ऑयलीनेस को कम किया है। मीठा तो एकदम कट डाउन कर दिया था, मुझे मीठा इतना पसंद है लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया मीठा। लेकिन जब मैं कंपटीशन के बारे में बात करूं तो हमें उतना 1 महीने का हमारा कंपटीशन था, वहां पे मुझे उतना खास कोई जिम करने का जगह मिला नहीं था। तो मैं अपने रूम में ही स्टार्ट हो जाती थी एक्सरसाइज करना, 1-1 लीटर का बॉटल लेती थी और उसी से मैं अपना एक्सरसाइज करना स्टार्ट करती थी। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने डाइट के ऊपर भी बहुत कंट्रोल किया।
और हमें 2 जगह अकोमोडेशन दिया गया था जयपुर में, और इतने अच्छे अच्छे पैलेस थे वहाँ पे, इतना अच्छा खाना मैं बता नहीं सकती, मूंग दाल का हलवा, शाही टुकड़ा और लेकिन मैंने सबको मना किया, मैंने कुछ नहीं खाया है क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपना बेस्ट दिखना है जब मेरा फिनाले होगा। तो आई थिंक जितना भी सैक्रिफाइस किया सब कुछ लास्ट में बहुत हेल्पफुल रहा था। लेकिन अब मैं खा रही हूँ, सिंस अभी कंपटीशन कंप्लीट हो गया है, मैंने झारखंड को रिप्रेजेंट कर लिया, बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन अब मैं खा रही हूँ, अच्छा से खा रही हूँ। ये तो फिटनेस के बारे में आपने बात किया कि किस तरीके से आपने खुद को फिट, एक मेंटली फिटनेस भी बातचीत होती है कि खुद को कैसे कॉन्फिडेंस रखना है, कैसे प्रेजेंटेबल दिखाना है। वो जो मेंटली फिटनेस, इतने सारे लोग जब फिट आते हैं मॉडलिंग में तो सब किसी को देख के शायद कॉन्फिडेंस थोड़ा लो भी हो जाता होगा, तो इसको कैसे बैलेंस कर रही थी? देखिए, इस चीज में मैं पूरा पूरा क्रेडिट सिर्फ अपनी मम्मी पापा को दूंगी। मैं सुबह जब भी 6 बजे उठती थी, जब भी मैंने फोन खोला, मुझे सिर्फ मम्मी और पापा का मैसेज सबसे पहले दिखा। मेरी मम्मी मुझे इतना बड़ा मैसेज लिख के भेजती थी व्हाट्सएप में, मेरे पापा भी इतना बड़ा मैसेज लिख के भेजते थे, और उसमें सिर्फ मोटिवेशन की बातें लिखते थे पापा और मेरी मम्मी। तो मेरा दिन का जो शुरुआत है वो यही मैसेज देख के स्टार्ट होता था। तो मुझे लगता है कि मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी पापा का मैसेज देख के आया है। तो और एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जिस तरह से मैंने कम्पीट किया इसमें, जिस तरह से अपने आप को दिखाया, उसमें कॉन्फिडेंस का एक इम्पॉर्टेंट रोल ये रहा है कि जब हम कॉम्पिटिशन में आते हैं तो बहुत सारे ऐसे पैजेंट पेजेस होते हैं थ्रू आउट इंडिया जो कि लड़कियों को रैंक करने लग जाते हैं कि ये लड़की पहली आएगी, ये लड़की सेकंड आएगी, ये लड़की तो टॉप 10 में पक्का आएगी। ये डे 1 से हो रहा है और मुझे कोई पसंद ही नहीं किया था डे 1 से, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। लेकिन जब हमारा सेमीफिनाले हुआ था 2000 आई थिंक 15 अगस्त को हुआ था हमारा सेमीफिनाले, उस दौरान जब मैंने अपना परफॉर्मेंस दिया था, स्विम सूट राउंड का परफॉर्मेंस और इवनिंग गाउन का परफॉर्मेंस, उसके बाद लोगों ने मेरा पोटेंशियल को देखा। तो मतलब डे 1 से किसी को नहीं लगा था कि ये लड़की कुछ कर पाएगी, लेकिन मैंने जब अपना परफॉर्मेंस दिया सेमीफिनाले में, तब लोगों को लगा कि ये लड़की पक्का टॉप 10 या टॉप 7 तक तो पक्का जाएगी ही जाएगी। सो आई थिंक आपको लोग क्या जज करते हैं, सोसाइटी आपको क्या बोलती है, आपको किसी को लेना देना नहीं है, आपको किसी का बात सुनना नहीं है। अगर आपको पता है कि आपने खुद के ऊपर मेहनत की है, आपको अपने टैलेंट पे भरोसा है, तो डजंट मैटर कोई भी आपके सामने खड़े भी हो जाए, आप सबसे बेस्ट हो। सो आई थिंक वो इंटरनल फीलिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक छोटी चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, कोई भी लड़की या फिर कोई भी आप भी जो भी सुन रहे हैं मुझे, अपने आप से बात करो। मैं ये अधिकतर करती हूँ, अपने आप से बात करो। जब भी मैं स्टेज में जाने वाली रहती थी तो 10 सेकंड के लिए मैं अपने आप को शांति से पकड़ लेती थी और बोलती थी, रिया तुम कर सकती हो, तुमने बहुत मेहनत किया इस दिन के लिए, आज तुमको प्रूव करना है, बस जाओ स्टेज में कॉन्फिडेंस के साथ प्रूव करो, तुम कर सकती हो। सो आई थिंक वो 10 सेकंड का जो कॉन्वर्सेशन होता है ना, वो आपका कॉन्फिडेंस को यहाँ से यहाँ बिल्डअप कर देता है। तो आई थिंक वो एक सोर्स था मेरा कॉन्फिडेंस का। तो अभी तक तो मतलब आपने सब कुछ बता ही दिया। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगी जो कि ज्यादातर यहाँ के लोगों के लिए थोड़ा कठिन रहता है कि झारखंड से जाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे वो फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है कि आप इस पे करियर देखें। दूसरी बात कि इसमें जाने के बाद आपको एक फैशनेबल डिजाइनेबल ड्रेसेस देखना पड़ता है, उस लेवल का मेकअप आर्टिस्ट ढूंढना पड़ता है, एवरीथिंग आपको लेके चलना पड़ता है, उतने खर्चे भी होते हैं, एवरीथिंग आपको करना पड़ता है। कितना कठिन रहा झारखंड से जाने के बाद वो मतलब डिजाइनेबल ड्रेस ढूंढना या फिर वो मेकअप आर्टिस्ट ढूंढना, क्योंकि और स्टेट में शायद मुंबई से कोई गई होंगी तो वो तो ऑलरेडी उनको पता होगा क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत डेवलप है इस फील्ड में। तो कितना कठिन रहा? जी देखिए, यहाँ पे रिसोर्स की अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है। जैसे आपने पूछा फैशन डिजाइनर्स, यहाँ पे गिने चुने 3, 4, 5, 6 फैशन डिजाइनर्स है, टचवुड, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था कंपटीशन में। और जब मैं मेकअप आर्टिस्ट की बात करती हूँ तो मुझे खुद सीखना पड़ा था मेकअप, क्योंकि आपको पता है वहां पे आपको ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, आधा घंटा के अंदर आपको मेकअप खुद का करना है। तो मुझे लगता है कि वो खुद को प्रिपेयर करना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और साथ ही जब मैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करूं तो डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मेरा जितना भी खर्चा अभी तक का लगा वो मेरी फैमिली और मैं, हम सब मिलके उठाए और किसी का सपोर्ट उसमें रहा नहीं है फाइनेंशियल एस्पेक्ट में। और ये बहुत खर्चा होता है, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो। बहुत सारी ऐसे स्टेट्स की लड़कियां हैं जिनको उनके गवर्नमेंट के थ्रू सपोर्ट बहुत मिला। तो मुझे लगता है कि अगर हम किसी चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं और आपको पता है कि बैक में आपकी टीम है जो कि हर एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट को आपको सपोर्ट कर रही है, तो आप ज्यादा फ्री होकर आप कंपटीशन में ध्यान दे पाते हैं। लेकिन आपको पता है कि सब कुछ आपको खुद ही कलेक्टिवली देखना है।
टचवुड मेरे साथ मेरी पूरी टीम थी, बेडेक्स की टीम, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे फंड रेज करना था कॉम्पिटिशन के लिए, अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, उसके लिए उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोगों को भी अप्रोच किए थे जिनके साथ मुझे सपोर्ट मिल सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें झारखंड से कोई सपोर्ट नहीं मिला था। ऐसा क्यों होता है? मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, ऐसा क्यों होता है कि लड़की जब स्ट्रगल कर रही है और उस मुकाम पे जाने के लिए स्ट्रगल कर रही है तो कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता है, लेकिन आप जब जीत जाते हो तो पूरी दुनिया आपके पीछे खड़ी हो जाती है बस आपके साथ अपना नाम जोड़ने के लिए। क्यों होता है ये चीज? मुझे ये चीज बहुत बुरा लगा इनफैक्ट ऑनेस्टली, क्योंकि देखिए मेरे पास वो रिसोर्सेस थे, मेरे पास वो सपोर्ट था, इसके कारण मैं कर पाई। लेकिन व्हाट इफ मेरे बाद और कोई लड़की आ रही है जिनके पास ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है लेकिन उसके पास टैलेंट है, तो वो तो नहीं कर पाएगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो ये सारी इंडस्ट्री को भी लेके, क्योंकि अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हर एक एस्पेक्ट में डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर स्पोर्ट्स में लड़कियां जाती हैं, पॉलिटिक्स में लड़कियां जाती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में लड़कियां जाती हैं, तो जब पैजेंट या मॉडलिंग में भी आ रही है तो गवर्नमेंट की तरफ से एक छोटा सा सपोर्ट होना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि वहां पे अगर मुझे और सपोर्ट मिलता तो शायद मैं कुछ और आगे कर पाती, लेकिन नेवर माइंड, आने वाली लड़कियों को सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए। अच्छा, और भी जैसे कि वहां पे गए होंगे तो और सारी लड़कियां आई होंगी, तो क्या उनको वहां की गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रहा था? बिल्कुल मिल रहा था, बिल्कुल मिल रहा था। मैं ओपनली और कॉन्फिडेंटली इस बारे में बात करूंगी। मेरी एक रूममेट थी जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आई थी, उन्होंने खुद शेयर किया था कि उनको ट्रैवलिंग के लिए भी उनको कार स्पॉन्सर की गई थी, उनको आने जाने का टिकट्स भी स्पॉन्सर किया गया था, उनको ड्रेसेस से लेके रहना सब कुछ स्पॉन्सर किया गया था। तो सोचिए वो लड़की के लिए कितना बेनिफिशियल रहा होगा ये चीज, क्योंकि सब कुछ उसकी गवर्नमेंट ने उसको प्रोवाइड किया था। इनफैक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट भी उसको किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि वो पर्टिकुलर स्टेट में एक ब्यूटी पैजेंट क्वीन को एक बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस लेवल पे देखा जाता है। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे ऑल ओवर झारखंड से इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, ऑल ओवर इंडिया से इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, इनफैक्ट इंटरनेशनली भी लोग मुझे अब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि झारखंड एक छोटा सा स्टेट है जहां से लड़की आई थी जो मिस इंडिया प्लेटफॉर्म, मिस यूनिवर्स इंडिया प्लेटफॉर्म में इतने अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, बट द थिंग इज कि अभी तक झारखंड से वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा है। अभी भी क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे डीमीन कर रहे हैं। लोग अभी भी बोलते हैं कि ये लड़की किस तरह से ट्राइबल कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही है, ये 2 पीस बिकिनी पहन के ये अपना क्या रिस्पेक्ट दिखा रही है। अभी भी वो सारी चीजें प्रिवेल करती है, ऐसा नहीं है। बट आई थिंक कि अगर झारखंड के ग्रोथ के बारे में बात करें तो यहाँ के सिटीजन्स को भी पहले सपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसी लड़कियों को जो कि इस प्रोफेशन में आती है। सेकेंड ऑफ ऑल गवर्नमेंट का भी बहुत सपोर्ट होना चाहिए। सो आई थिंक दूसरे स्टेट में देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगा, वो लोग अपना एक कम्युनिटी बिल्डअप किए हैं कि अगर उनके कम्युनिटी से कोई ऐसे बच्चे हैं या फिर कोई ऐसी बच्ची है जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन वो आगे बढ़ना चाह रही हैं, तो वो लोग पैसा इकट्ठा करके वो बच्ची को दे रहे हैं ताकि तुम आगे जाओ, अपना करियर में कुछ आगे करो। तो आप सोच रहे हैं कि वहां पे कम्युनिटी का स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है, अपने स्टेट का स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है, लेकिन वो चीज अभी यहाँ पे बहुत लैक कर रही है। यहाँ पे जो ट्राइबल इंडस्ट्री है जिससे आप भी जुड़ी हुई हैं, उसके लिए भी मतलब गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट नहीं करती है, और भी अगर स्टेट में देखा जाए तो वहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है अपने जो भी वहाँ के बच्चे जो कुछ आर्टिस्ट होते हैं, किसी भी फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं, तो उनको गवर्नमेंट की साइड से फुल सपोर्ट रहता है। तो क्या लगता है कि अगर ये सपोर्ट यहाँ मिलेगा तो शायद यहाँ के बच्चे और अच्छा कर पाएंगे? देखिए पहले तो यहाँ पे टू बी वेरी ऑनेस्ट लोग मुझे इस चीज के लिए हेट भी करेंगे शायद, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगी ये इंडस्ट्री में मैंने ज्यादा तो काम नहीं किया है, थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन इंटरनली मैंने बहुत पॉलिटिक्स ऑलरेडी देख चुका है। इसमें गिने चुने लोग हैं जिनको हमेशा अच्छे एक्टर माना जाता है, लेकिन उभरते हुए सितारे जो अपने आप को दिखाना चाहते हैं, अपना पोटेंशियल को दिखाना चाहते हैं, उनको वो प्लेटफॉर्म अभी भी नहीं दिया जा रहा है। जब हम नागपुर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इनफैक्ट जितने बार भी 2-3-4 बार मैंने जितना भी एल्बम्स किया वहां पे इतना अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरे को लगता है इंटरनल पॉलिटिक्स इतना ज्यादा है कि गवर्नमेंट इसमें क्या सपोर्ट करे, आप खुद बताइए। तो मुझे लगता है कि पहले तो हम क्लियर हो जाएं इंटरनली अपने इंडस्ट्री में कि किस तरह से उभरते हुए इस कलाकार को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, हर एक आर्टिस्ट को एक मौका देना चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब बहुत सारे इंडिपेंडेंट फ्रेंचाइजी हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पे इंडस्ट्री में, मेरे को लगता है कलेक्टिवली काम करने की जरूरत है। और एट द सेम टाइम देन मैं चाहूंगी कि गवर्नमेंट भी इस चीज को सपोर्ट करे, क्योंकि अगर इंडस्ट्री भी डेवलप करेगा, नागपुर इंडस्ट्री भी डेवलप करेगा, क्योंकि आप जब साउथ की इंडस्ट्री को देखें, भोजपुरी इंडस्ट्री को देखें तो कितना डेवलप हो चुका है वो चीजें। तो मुझे लगता है कि और अच्छे नए कॉन्सेप्ट आनी चाहिए। सिर्फ एल्बम करके ही हमारी इंडस्ट्री खत्म हो जा रही है, गाने ही गा गा के इंडस्ट्री खत्म हो जा रही है। मेरे को लगता है कि और ज्यादा उसमें इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, और ज्यादा मूवीज निकले, ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को लेके, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लेके मूवी निकले जिसके थ्रू हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। सो मुझे लगता है अभी बहुत कुछ डेवलपमेंट बाकी है। यहाँ पे
जो कुछ कुछ मूवीज अगर बन भी रहे हैं तो बहुत कुछ कॉपी किया जा रहा है, जैसे कि आप देख लीजिए कि भोजपुरी जो मतलब बिहार की इंडस्ट्री उससे कॉपी कर लेते हैं हम लोग, या फिर बॉलीवुड से कॉपी कर लेते हैं। तो क्या लगता है किस तरह कॉपी करके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे क्या? मेरे को लगता है हमारे झारखंड और ट्राइबल कम्युनिटी में इतनी सारी स्टोरीज हैं, तो स्टोरीज की कभी कमी होनी नहीं चाहिए। आप बिरसा मुंडा जी के बारे में आप दिखाइए, बहुत सारी ऐसी हमारे अभी भी बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी से लोग हैं जिनकी स्टोरीज हाईलाइट नहीं हुई है। आप उनके बायोग्राफी के बारे में कोई स्टोरी क्यों नहीं बनाते? जैसे MS धोनी सर के बारे में स्टोरी बनी थी बॉलीवुड में, तो मुझे नहीं लगता कि झारखंड में कुछ किसी चीज की कमी है। ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं कि इंडिया में झारखंड को पहचान दिलाना है, तो जब तक हम झारखंड से रिलेटेड स्टोरीज इंडिया के सामने नहीं रखेंगे तो किस तरह से हम इंडिया में झारखंड को पहचान दिलाएंगे? तो मुझे लगता है कॉपी करने से ज्यादा खुद का ब्रेन यूज करना ज्यादा जरूरी है, और ऐसे नई कॉन्सेप्ट लाने की जरूरत है जिसके थ्रू झारखंड को और इंडिया में रिकॉग्निशन मिले। कुछ वैसा मेमोरेबल मोमेंट के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो कि उनको प्रेरणा दे? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी। तो देखिए, मैं कंपटीशन के दौरान एक मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं कहूंगी ऑनेस्टली, हम 48 लड़कियां थी जो compete कर रही थी मिस यूनिवर्स इंडिया टाइटल के लिए। तो जैसे ही हमारा नेम अनाउंस किया, मेरा नाम टॉप 7 में आया, उसके बाद हम सारी सिलेक्टेड लड़कियों को बैक स्टेज भेज दिया गया था। और मुझे पता था कि मैं बैक स्टेज जाऊंगी तो मुझे बहुत सारी ऐसी लड़कियां दिखेंगी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मुझे बुरा लग रहा था कि वो लड़कियों का सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं बैक स्टेज गई, मेरी इतनी सारी फ्रेंड्स थी, इतनी सारी को कंटेस्टेंट्स थी, वो डायरेक्टली मुझे आके हग कर लिया उन्होंने और मुझे बोला कि रिया तुम डिजर्व करती थी इस पोजीशन में आना। तो आई थिंक वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट था कि इवन दो आप सबके साथ compete कर रहे हो, वो बाकी लड़कियां टॉप 10 टॉप 7 में जगह नहीं बना पाई, लेकिन फिर भी वो आके मुझे हक करते हुए उन्होंने मुझे बोला कि रिया तुम डिजर्व करती थी, और वो वाकई में बहुत खुश थी मेरे अचीवमेंट से। सो आई थिंक वो मेरा सबसे बड़ा हाईलाइटिंग मोमेंट था कि किस तरह से लोग मुझे उस चीज के लिए अप्रिशिएट कर रहे थे और प्यार दे रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई अगर हार भी जा रहा है उसके बाद किसी की जीत में शामिल होना, उसमें भी खुश होना, उस चीज से उसको और बढ़ावा मिलता है, उसको सपोर्ट मिलता है, उसको अच्छा फील होता है कि नहीं? और एक सवाल ये भी रहेगा कि भविष्य में इस करियर को किस तरीके से मतलब अपना भविष्य देखती हैं आप? आने वाले 5-10 सालों में क्या देखती है अपने भविष्य में? अच्छा, ठीक है। देखिए, अभी तो मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था, मैं सबको ओपनली बताऊंगी, इससे ज्यादा मैं और नहीं compete करना चाहती हूँ। मेरे को लगता है मैंने 10 साल दे दिया। लेकिन अब मैं जिस तरह से ग्रूमिंग करवाती हूँ, लड़कियों को सिखाती हूँ कि किस तरह से वो compete कर सकती हैं, और बेडेक्स की जो पूरी टीम है उनके साथ मिलके हम लोग और बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं जिसके थ्रू पूरा ग्रूमिंग एस्टैब्लिश कर सके यहाँ पे, और चुन चुन के ऐसी लड़कियों को हम सेलेक्ट करें और इंटरनेशनली या फिर नेशनली भेजें। तो फिलहाल तो मेरा वही मोटिवेशन है। और साथ में मैं ये भी चाहूंगी कि अब आई थिंक मे बी और 5 साल 6 साल के अंदर तो डेफिनेटली आई गेट मैरिड। देन इसके बाद मेरा सबसे बड़ा मोटिव ये है कि अगर इन फ्यूचर 10 साल या फिर 15 साल के बाद जो मेरी बेटी हो उसको मैं प्रिपेयर करूं, बचपन से ही मैं प्रिपेयर करूं, क्योंकि मैं जब 18 साल की हुई थी उसके बाद से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी पैजेंट्स के लिए, इसके कारण मुझे 10 साल लग गए। लेकिन अगर मेरी जो बेटी होती है उसको मैं 2-3 साल की उम्र से ही इस चीज के लिए प्रिपेयर करूं, तो आप सोचिए 18 साल तक होते होते वो लड़की कितना प्रिपेयर्ड हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब जितना एक्सपीरियंस मेरे पास है वो मैं और भी लड़कियों के साथ शेयर करूं। साथ ही फ्यूचर में मेरी अगर बेटी होती है तो डेफिनेटली मैं उसको इस इंडस्ट्री में भेजना चाहूंगी। तो अभी आखिरी सवाल क्या ही रखे, एक पसंदीदा कुछ बता दीजिए कि कुछ आपका फेवरेट खाना या कुछ फेवरेट म्यूजिक जो आप सुनना पसंद करती है, जिससे आपको अच्छा लगता है, मन को सुकून लगता है, खाली टाइम वो करना चाहती है, मतलब इस मॉडलिंग के अलावा कुछ? मॉडलिंग के अलावा देखिए, मेरा सबसे बेस्ट प्लेस जो रहा है वो मेरा जिम रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए मेरे लाइफ में जहां पे मैं डिप्रेस्ड हो जाती थी, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता था, मैं रोती थी, लेकिन फिर भी मैं उठ के जिम जाती थी। मुझे लगता है कि जब भी मैं जिम जाती हूँ मैं बहुत खुश रहती हूँ वहां पे। जब मैं डंबल्स उठाती हूँ, वेट उठाती हूँ, तो लगता है कि मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ। तो मेरा सबसे हैप्पी प्लेस मेरा जिम रहा है। इनफैक्ट हमारा रूटीन वहां पे पैजेंट्स में इतना टफ होता था कि हम हम पूरा रात भर शूट कर रहे होते हैं, सुबह 4 बजे हम सोने जाते हैं। ठीक है, सोने जाते हैं, फिर दूसरा दिन हमारा अर्ली कॉल टाइम होता है कि आपको फिर से शूट के लिए आना है। तो ऐसे भी दिन रहे हैं कि मैं सुबह 4 बजे सोई हूँ, लेकिन फिर 6 बजे उठ के मैं जिम गई हूँ, जहाँ सारी लड़कियां सो रही होती हैं, 11 बजे सुबह उठती है, मैं फिर भी सुबह 6 बजे जिम जाती थी, 2 घंटा जिम में एक्सरसाइज करती थी अकेले।
और फिर अपने रूम में वापस आती थी, रेडी होके ब्रेकफास्ट करके फिर मैं शूट के लिए जाती थी। तो मेरे को लगता है कि मेरा सबसे बेस्ट थेरेपी जो मेरे लाइफ में रहा है वो है जिम जाना, और साथ ही साथ मेरी मम्मा से बात करना। मेरा ऐसे कोई फेवरेट म्यूजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। कभी भी मुझे बुरा लगता था, कभी भी मुझे डीमोटिवेट लगता था, सिर्फ और सिर्फ मैं मम्मी को फोन करती थी और मम्मी से पूरा बात करती थी। मम्मी जितना सपोर्ट करती थी मुझे, अभी भी बोलते रहती है मुझे। तो मुझे लगता है वो छोटा मैसेज जो मैंने आपको बताया था, पापा और मम्मा मुझे भेजा करते थे, और साथ ही मम्मी से बात करना 1-1 घंटे, आई थिंक वो मेरे लिए सबसे बड़ा थेरेपी रहा है अभी तक का। बहुत सारी लड़कियां इस फील्ड में आना तो चाहती हैं, लेकिन फैमिली के साइड से वो सपोर्ट नहीं मिलता है, क्या बोलेंगे? देखिए, फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, सबसे पहले आपको अपने आप को प्रूव करना है। देखिए, अगर आपको पता है कि आप सही कर रहे हो, गलत नहीं कर रहे हो, तो आप उस चीज पे उतर जाओ। और जब एक बार, जैसे कि अगर आप देखिए, अगर आपने कोई टाइटल जीता है, ठीक है, तो कोई फलाना कोई अंकल आए और आपके पापा को बोले यार आपकी बेटी ने तो इतना बड़ा हासिल कर लिया, तो आप खुद देखोगे कि आपके पापा बोलेंगे हाँ वो मेरी बेटी है। समझ रहे हो आप? तो मुझे लगता है कि अपने आप को ना प्रूव करने की जरूरत है। अगर आपको पता है कि आप सही रास्ते पे हो, गलत नहीं कर रहे हो, तो अपने आप को प्रूव करिए, और आपके पेरेंट्स जरूर आपको सपोर्ट करेंगे। और जहां तक हो सके कि आप अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करिए। और एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, कि कभी आपको आपके पेरेंट्स कुछ चीज के लिए मना करते हैं ना, तो कभी मत करिए। ठीक है, कभी मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि वो चीज गलत है आपके लिए, तो आप मत करिए। आप कभी अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट मत जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप में पोटेंशियल है, आप पर्टिकुलर पैजेंट्स या फिर मॉडलिंग कर सकती हैं, आप गलत रास्ते पे नहीं हो, तो आप करो उस चीज को। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स कुछ चीज मना कर रहे हैं कि ये चीज आपके लिए अच्छा नहीं है, हो सकता है ये आपको नुकसान पहुंचाएगा, तो जरूर सुनिए। क्योंकि मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि मेरी मम्मा ने मुझे कुछ मना किया और मैंने वो चीज किया, और मुझे ही बाद में बुरा रिजल्ट देखना पड़ा। रियलाइज हो गया कि मैं गलत थी। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने ठान लिया कि कुछ भी बोले, कुछ भी मैं करूं, सबसे पहले अपनी मम्मी पापा का सजेशन लूं, उसके बाद कुछ भी करूं। नहीं, बहुत सही बात है। से माता पिता क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं अपने जीवन के अनुभवों से, तो उनको पहले से पता होता है कि क्या सही है क्या, क्योंकि हम लोग कच्चे उम्र में होते हैं तो हम लोग को नहीं पता होता है भविष्य, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। तो आई थिंक मम्मी पापा का मेरा बहुत बड़ा हाथ रहा है, मम्मी पापा का। और साथ ही बाकी पेरेंट्स को भी यही बोलूंगी कि अगर आपके बच्चों का कोई सपना है तो उनको एक बार सपोर्ट जरूर करें, उनको अपने करियर में आगे बढ़ने का मौका दें, और बाकी सब हम कर लेंगे। तो हमारे साथ थे रिया तिर्की, जिन्होंने झारखंड का नाम जो है वो प्रदेश विदेश हर जगह पे मतलब ऊंचा किया है। हर जगह पे एक जो मॉडलिंग जो एक दुनिया होती है, जिससे झारखंड के बहुत कम लड़कियां अभी तक अच्छे जगह पे मुकाम हासिल कर पाई हैं। यहाँ से एक ट्राइबल लड़की होकर के इतना ऊंचा जगह पे मुकाम बनाना बहुत बड़ी बात है, बहुत मायने रखती है। काफी कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे कि इन्होंने बताया खान पान को लेकर के काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट मतलब डाइट प्लान जो होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद जा करके मेंटली खुद को फिट रखना पड़ता है। काफी कुछ चीजें जो हैं, आपको हेल्थ से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आप सही से 6-7 घंटे की नींद नहीं ले सकते। तो काफी कुछ करने के बाद इस मुकाम को हासिल किया है इन्होंने, काफी संघर्षों के बाद। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे द आवाज न्यूज।